हेलो प्रणय, कैसे हैं आप? बस ख्याति, मैं तो मजे में। ख्याति, वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आप सिंगापुर में रहती हैं, तो वहाँ पे ऐसे जो रोजमर्रा के जीवन की बातें हैं, जैसे सरकार से जो आपका इंटरेक्शन होता होगा, कचरा उठाओ रोज का, सड़क अच्छी होनी चाहिए, ये सब तो बहुत बेहतर होगा वहाँ पे कंपेयर टू भारत के शहरों में। हाँ, मतलब पर वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला देश भी है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। और वो बहुत हम्म, छोटा देश भी है ना, तो वो दोनों तो के है। एंगल से हाँ, तो उनकी नहीं नहीं, कुछ इसीलिए चीज़ों मैं मैं कभी भी सिंगापुर को भारत से कंपेयर नहीं करता, लेकिन मैं हाँ, सिंगापुर को एक भारत के शहर से कंपेयर कर सकता हाँ। और एक्चुअली हूँ। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि सिंगापुर ऐसा लगता है काफ़ी बार कि अगर मुंबई अच्छा हो जाए, हम्म, अगर एक मुंबई डेवलप्ड डेवलप्ड सिटी बन जाए, तो कैसा हो सकता है, वो आपको सिंगापुर में दिख सकता है। हाँ, क्योंकि इसीलिए हर हर मिनिस्टर हमेशा यही कहते हैं कि मुंबई को सिंगापुर बनाना है। ये उनका एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट रहता है हमेशा। और काफ़ी बार वो सिंगापुर घूम के आते हैं और फिर सिंगापुर से देख के प्रोजेक्ट्स देख के जाते हैं और फिर उसको थोड़ा-सा इंडिया में मतलब वो नहीं पे कॉपी पेस्ट करना चाहिए बट फिर भी कभी-कभी कॉपी पेस्ट भी करते हैं। हाँ जो हाँ हाँ। हाँ, जो पता नहीं करना नहीं चाहिए मुझे लगता है बट ठीक है, वो हाँ। तो आज हम क्यों ना बात करें कि हमारी सिटीज़ के बारे में ना, क्योंकि हमारी सिटीज़ हमने इस बारिश में देखा कि एक के बाद एक हमारी सारी सिटीज़ फ्लड हुई हैं, मतलब किसी का भी सबका ही नंबर आ चुका था। बैंगलोर, हम्म। पूना, दिल्ली, मुंबई का तो हमेशा रहता ही है। तो ऐसा क्यों है कि हमारा मतलब हमारा गवर्नेंस एट लोकल लेवल पे काफ़ी लड़खड़ाता हुआ नज़र आता है, ख़ास करके ऐसे सिचुएशंस में। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, नहीं, ये बहुत एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर इंसान जो ये सुन रहा होगा एपिसोड वो कनेक्ट कर पाएगा क्योंकि उनके रोजमर्रा की जीवन की बात है ये। और सबको पता है कि हमारे जो शहरी गवर्नेंस है वो काफी टूटी फूटी हुई है। इसमें मतलब कोई मैं हम लोग नई बात नहीं कह रहे होंगे, लेकिन हाँ, खैर अभी हम लोग ये इस बात पर इसलिए चर्चा कर रहे थे क्योंकि इस हमें ये पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कितनी गड़बड़ है हमारी सरकारों के पास, और ये भी लोगों को पता है कि हमारी जो शहरी सरकार है उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन इसका डेटा जो है वो ढंग से पता ही नहीं था। हुँ, मतलब जो सरकारें हैं लोकल लेवल पे, वो डेटा कलेक्ट करती है, बजट रहता है उनका और वो स्पेंड करती है, लेकिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते नहीं है इन सरकारों हुँ, के। और जो अगर वो लोग करते भी हैं तो कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता। कोई राजस्थान में कोई अर्बन गवर्नमेंट कुछ कर रही है, कर्नाटका में कुछ कर रही है, तो मतलब आप ये मान के चले कि अभी तक हमारे पास इसके ऊपर डेटा ही नहीं था। तो हाँ, आप हम चीजें ठीक करने की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि प्रॉब्लम का साइज क्या है तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे। जैसे हाँ, अजय शाह के साथ हम लोग ने जो एपिसोड किया है जो जल्द ही आएगा, उसमें भी उन्होंने बात की थी कि कैसे एक पॉलिसी पाइपलाइन होता है, और पॉलिसी पाइपलाइन में पहली चीज होती है अच्छा डेटा, और हमारे पास वही नहीं था। लेकिन हुँ, खैर अभी कुछ चीजें बदल रही है, और आरबीआई ने हालिया एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें उन्होंने पूरे जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके फिनेंसेस के ऊपर एक एग्रीगेट रिपोर्ट तैयार की है। तो पहली बार आरबीआई ने ऐसी रिपोर्ट दी है जिसमें हमें पता पड़ता है कि कितना कितनी आय है म्युनिसिपैलिटीज की, कितना खर्चा है, किस हुँ। तरीके की आय है। तो ये पहली बार है और मुझे लगा हम लोग को इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे लगता है अगर हम लोग सब चीजें ले, सरकार की मतलब पॉलिसीज को ले, तो एक ऐसी पॉलिसी जिससे डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा वो हुँ, ये है कि अगर हमारा अर्बन गवर्नेंस हम लोग ठीक कर पाए तो हाँ, उस पे चर्चा पुलियाबाजी तो बनती ही बनती है। बिल्कुल। और डेटा ना होने की वज़ह से हम ज़्यादातर तुक्के चलते हैं ना, जैसे कि हमेशा मुंबई वाले कहते हैं कि मुंबई तो कर रहे हैं वो डेवलप बट क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बाहर से आ जाते हैं इसलिए पैसा कम पड़ जाता है या ऐसे मतलब हम एक पॉइंट आउट नहीं कर पाते कि एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे हम्म अभी होपफुली अभी डेटा आ गया है तो कुछ और डिटेल में बात हो पाएगी। और हम्म तो पहले बताइए ना कि क्या है मतलब वैसे म्युनिसिपल गवर्नेंस हमारी बॉडीज़ की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? मतलब क्या पता चलता है हमें इस हाँ, रिपोर्ट से?
बिल्कुल, तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में कितनी सरकारें हैं? अ, ये सवाल मैं हमा हमेशा अपनी पब्लिक फाइनेंस क्लास में पूछता हूँ। कितनी तो अंदाज़ा लगाइए, हज़ारों में 10, अ, तो 30, 10, हज़ार, लाख, कितनी होंगी? तो हमारी 3 लेवल पे गवर्नमेंट्स है ना, कि एक तो हाँ, सेंट्रल पर है, एक सबको स्टेट है। अगर आप जोड़ दीजिए तो कितनी होंगी? जितनी अप्रॉक्सिमेटली। म्युनिसिपैलिटीज़ और वो मिला के होंगी शायद हाँ, 4-5 हज़ार हाँ। ऐसे। 2.5 उनको लाख से ज़्यादा सरकार है हमारे पास, 2.5 ओह! लाख। इतनी ग्राम अगर हम लोग पंचायत सब, वगैरह। हाँ, सब, हुँ, हाँ, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायती हुँ, राज इंस्टीट्यूशन सबको जोड़े तो अच्छा, मतलब 2.5 लाख सरकार है। ओके। तो इतना बड़ा साइज़ है ना? तो इसीलिए मतलब सिंगापुर उनमें से एक होगा, मतलब एक बड़ा हाँ, हिस्सा हो सकता है, पर 2.5 लाख सरकार है। और हुँ, एक दिलचस्प बात ये है कि इतनी ज़्यादा सरकारें, और उनमें से हमको पता ही है कि जो हमारी शहरी सरकारें हैं वो ज़्यादा महत्व रखती हैं अभी आगे जाके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में ही आते हैं। शहरों में डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है, तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। हुँ, लेकिन भारत एक अपवाद है इस मामले में, क्योंकि अगर हम लोग देखें अर्थव्यवस्था का कितना हिस्सा नगर पालिकाएँ या महानगर पालिकाएँ खर्च करती हैं, तो इसमें भारत एक बहुत बड़ा अपवाद है। तो हुँ, जैसे हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का तकरीबन 1/4 हिस्सा सरकारें खर्च करती हैं, सब सरकारें हुँ, मिला के। हाँ, तो इस 25% जीडीपी में से आप अंदाज़ा लगाइए, जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, सभी अर्बन सरकारें मिला के, हाँ, वो हाँ, कितना खर्चा करती होंगी इस जीडीपी का? मेबी 5% करना चाहिए। 1%। ओह! ओके, 1% खर्च करती हैं, और मतलब मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो अमेरिका या सिंगापुर ये नहीं है। हम हाँ, भारत जैसे ही दूसरे देश देखे तो इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, जैसे कि जो ब्राज़ील है, हुँ, ब्राज़ील की जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स है वो उनकी जीडीपी का 7.4% खर्च करती हैं। हुँ, साउथ अफ्रीका को ले ले तो 6% जीडीपी का अर्बन सरकारें खर्च करती हैं। लेकिन भारत हुँ, में वो सिर्फ 1% है। तो हुँ, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है हमारी भारत की जो शहरी सरकारें हैं उनकी। उनके पास हुँ, पैसा ही नहीं है। तो हाँ, ये मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा। तो अक्सर हम लोग ये डिसेंट्रलाइज़ेशन तो कई सालों से, दशकों से लोग कहते आ रहे हैं, और हुँ, डिसेंट्रलाइज़ेशन पे कई बार लोग कहते हैं कि क्यों करना चाहिए वगैरह-वगैरह। तो अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज़ेशन को मतलब विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के 3 मुख्य पैमाने होते हैं। एक होता है हुँ, राजनीतिक, आर्थिक हुँ, और हुँ, प्रशासनिक। तो जो 74वां अमेंडमेंट था, वो 1990s में, 92 में शायद हम लोगों ने लाया था, जिसमें हम लोगों ने अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को एक संवैधानिक मान्यता दे दी। तो हाँ, उसमें उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण था, वो काफ़ी हद तक मतलब स्थापित हो गया। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले मतलब ये आज़ादी के वक़्त ही हमारे पास कम से कम 807 म्युनिसिपैलिटीज़ थी। तो थे म्युनिसिपैलिटीज़, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज़ हो गई। लेकिन अ, जो चीज़ नहीं हो पाई वो थी आर्थिक तौर पे। आप कुछ अच्छा पूछ मैं रही थी? हाँ, मैं ये पूछना हुँ। चाहती थी कि राजनीतिक से मतलब है कि वो म्युनिसिपैलिटी में इलेक्शन होता है, उस पर्टिकुलर लोकल बॉडी का इलेक्शन है, वो राजनीतिक हुआ और दूसरा आपने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, तो कि वो प्रशासनिक अपने मतलब कि डिसीज़न खुद से ले हाँ। सकते हैं, वो, नहीं, नहीं। मतलब हर प्रशासनिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक हो, उनके और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हर इन तीनों पैमानों पे लगते हैं, कि जैसे स्वायत्तता है कि नहीं, मतलब ऑटोनॉमी है कि नहीं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली। फिर कैपेसिटी होता है, क्षमता हुँ, है कि नहीं, हाँ, और फिर एक और चीज़ होता है अथॉरिटी है कि नहीं। तो मतलब हुँ, पॉलिटिकल आप ले सकते हैं, हाँ, इलेक्शन से जुड़ी हुई है। प्रशासनिक मतलब क्या लोकल सरकारें खुद से हायर कर सकती हैं लोगों को? ओके, क्या खुद से फायर कर सकती है? इन सब चीज़ों को मिला के प्रशासनिक होता है। और ओके, हम लोग जब आर्थिक तौर पे आते हैं, तो जैसे अथॉरिटी डायमेंशन पे देखें तो ऐसे सवाल हो सकते हैं कि क्या खुद टैक्स लगा सकती है अर्बन गवर्नमेंट?
हुँ, क्या अपने खर्चे पे खुद फैसला ले सकती है शहरी सरकार? अब हुँ, अगर आप स्वायत्तता के पैमाने पर देखें तो क्या अपने फैसले ऊपरी लेवल की सरकार से अलग हो सकते हैं? ये सरकारों के, शहरी हुँ, सरकारों के, वो भी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। तो हुँ, इन सब चीज़ों में आप देखें, मैंने एक थोड़ा टेबल बनाया था इसके ऊपर। मैंने देखा कि अगर हम लोग इन तीनों पैमानों पे देखें, तो जो आर्थिक पैमाना है वो सबसे कमज़ोर है। सब चीज़ों में हम लोगों ने ठीक नहीं किया। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ, जो 74th अमेंडमेंट सबको पता है कि उसकी वज़ह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन हुआ। तो उसमें हुँ, 18 आइटम्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमने बोला कि वो हुँ, शहरी सरकार करेंगे। लेकिन ओके, इन सब में 18 ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक भी रेवेन्यू रेज़िंग पावर नहीं है। मतलब एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि हम लोग बोल रहे हैं कि यस ये ये करेंगे सरकारों कैसे? को जो हाँ, शहरी हाँ, सरकारों को पैसा भी मिलेगा। तो ये उस तरीके से चीज़ें मैंने आपको बोल दिया, आप बहुत सारा काम करो, लेकिन हाँ, पैसा जब आपको खर्च करना होगा वो मेरे से हाँ, पूछ के ही करना। तो हाँ, आप कैसे काम करोगे ठीक हाँ। से? हुँ। थोड़ा-सा वो मम्मी देती है ना टिफ़िन बॉक्स जैसा कि भई ₹5 ही लेकर जा सकते हो और समोसा ही खा लेना, अगर कुछ पिज़्ज़ा खाना है तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, मम्मी के पास वापस माँगने आना पड़ेगा, उस टाइप का ये कुछ आप भी। लगता है रियल एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, आपके बच्चे के साथ आप ऐसे कर रहे हो। हाँ। ठीक है। हाँ, नहीं तो ये ऐसे ऐसे मुझे लगता है आपने अच्छा उदाहरण दिया, इसी तरीके से है कि पॉकेट मनी दे रहे हैं और हाँ, इससे एफिशिएंसी पर तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी लोकल हुँ, गवर्नमेंट्स को अगर गारंटी नहीं है कि मुझे पैसा मिलने वाला है या नहीं, तो वो किस तरीके से एफिशिएंटली स्पेंड कर पाएँगी? वो हुँ, हमेशा डिपेंड रहेंगी कि अगर मुझे राज्य सरकार पैसे देगी तो मैं ये इन्वेस्टमेंट करूँगा, नहीं देगी तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो इसका सीधा-सीधा नतीजा हमें देखने मिलता है और जो इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि हुँ, एक हमारी जो शहरी सरकार है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करती। मतलब हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नए पार्क बनाना या नए रोड ब्रिज बनाना, बनाना। नए फ्लाईओवर बनाना वगैरह। हुँ, तो कुछ भी चीज़ जिसमें हम लोग एक ऐसा एसेट बना रहे हैं जो दशकों तक चलता रहे। उस तरीके की चीज़ों में खर्चा नहीं करती है और ये तो स्वाभाविक है ना, अगर उनको पता है कि मुझे गारंटी नहीं है कि मुझे पैसा हाँ, मिलेगा या नहीं, तो मैं ऐसी चीज़ों पे खर्च ही नहीं करूँगा। तो इसमें फिर से भारतीय शहरी सरकारें अपवाद हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है केंद्र हमारी ओके, सरकारों का। हुँ, और दूसरा फिर हम लोग बहुत कम एक्सपेंडिचर मतलब हाँ। कितना अभी कुछ प्रोपोर्शन आपके दिमाग में है अभी कि अ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना परसेंटेज है? और हाँ, नहीं वो एग्ज़ैक्ट नंबर तो रिपोर्ट में मैं नहीं, भूल गया कितना हाँ, ठीक नंबर है, था, कोई बात लेकिन नहीं। मैं हम लोग रेवेन्यू का हिस्सा देख सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग जो भी शहरी सरकारें की उनकी आमदनी है, उनके 3 हिस्से होते हैं। एक वो खुद से कमा सकती हैं, एक उन्हें राज्य सरकार दे सकती है या केंद्र हुँ, सरकार दे सकती है और तीसरा वो खुद से बोरोइंग कर सकती है ना? मतलब हाँ, मार्केट से डेट उठा सकती है। तो ये 3 मुख्य सोर्स हैं। तो उनमें भी हम देखें तो जो मैंने 1% तकरीबन जीडीपी का एक्सपेंडिचर बताया था, रेवेन्यू साइड पे अगर हम देखें तो सिर्फ़ 0.2% जीडीपी खुद का टैक्स रेवेन्यू है उस 1% में से, है ना? सिर्फ़ हुँ, 0.2% उनका खुद से टैक्स रेवेन्यू है शहरी हुँ, सरकारों का। फिर एक और 0.2% नॉन टैक्स रेवेन्यू है, मतलब वो जो फ़ीस लगाती हैं, चार्जेज़ लगाती हैं, वो हाँ, 0.2% और तकरीबन 0.3% ट्रांसफर्स से डिपेंड करता है। मतलब ये जो पैसा गवर्नमेंट राज्य सरकार की के ऊपर डिपेंडेंट है या केंद्र हाँ, सरकार दे रही है और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो बोरोइंग से ये लोग उठाते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मेरे पास इतने कम रेवेन्यू सोर्सेज़ हैं, सिर्फ़ 0.2% टैक्स रेवेन्यू है और 0.2% नॉन टैक्स रेवेन्यू है, तो फिर जो हम लोग हालत देख रहे हैं हमारी शहरी सरकारों की, वो काफ़ी आम बात लगती है। हमें चौंकाने वाली नहीं लगनी चाहिए। हाँ, और इसमें तो रिसेंटली तो घटा है ना जो वो खुद अपनी जो रिसोर्सेज़ कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि जब से जीएसटी आया तो ऑक्ट्रॉय भी पूरा बंद हो गया। तो मैं हुँ। पहले
एक पुरानी रिपोर्ट पढ़ रही थी आरबीआई की, तो उसमें उन्होंने बोला था कि जो सरकारें गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार जो उस टाइम ऑक्ट्रॉय अलाउ कर रही थी, तो उनकी स्थिति बेटर थी, वो ज़्यादा पैसा खर्चा कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास वो रेवेन्यू सोर्स था ऑक्ट्रॉय का। तो जब वो हुँ, भी कम हो गया तो इन अ वे कि उनके जो खुद के टैक्सेस बनाने की, खुद से टैक्सेस कलेक्ट करने की क्षमता तो कम हो गई है। हुँ। और भी एक किस्म से मैं पढ़ रही थी, वो बोल रहे हैं कि जो जो स्टेट भी जो उनको ग्रांट्स देती है, तो वो काफ़ी सारे स्टेट्स उनके टाइम पे उनके रिलीज़ेज़ नहीं करते हैं। मतलब वो अपने फ़ॉर्मूला वगैरह रिपोर्ट्स बनाने में बहुत टाइम लगा देते हैं और फिर उस हिसाब से डिवोल्यूशन होने में भी बहुत टाइम चला जाता है। वो भी एक हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ख्याति अगर हम देखें तो आज़ादी के टाइम पर जैसा इस रिपोर्ट में उन्होंने आज़ादी के टाइम हमारे शहरी सरकारों की क्या कितना हिस्सा उनकी आमदनी का वो खुद से रेज़ कर रही थी, ये भी दिया है। तो उस हाँ, टाइम पर कब तकरीबन 0 पॉइंट तकरीबन 60% उनकी खुद की आमदनी का हिस्सा वो खुद कलेक्ट कर रही थी। और हुँ, अब वो जाके सिर्फ़ अराउंड 40% हो गया है। तो वो हाँ, घट जा गया रहा है है। काफ़ी टाइम से। हुँ, तो ऑक्ट्रॉय के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये भी एक ट्रेड ऑफ है ना? जैसे हाँ, ऑक्ट्रॉय था, ठीक है, लोकल सरकारें कमा रही थी, लेकिन उसकी वजह से कोई भी बिज़नेस को अगर शहर के अंदर आना है, ट्रांसपोर्ट करना है, हाँ, तो ऑक्ट्रॉय नाके होते थे, नाके पर हाँ, वेट करना पड़ता था, उसका कितना खर्चा था, एक मार्केट नहीं था। तो एक ट्रेड ऑफ है। तो मैं ये कहूँगा हाँ, ऑक्ट्रॉय मुझे नहीं लगता होना चाहिए, तो अच्छी बात है ऑक्ट्रॉय हाँ। चला गया, नहीं, मैं बस लेकिन हाँ, बता रही हूँ कि अभी रिसेंटली और कम हुआ है उस हाँ, ऐसे बिल्कुल, तो ये मतलब हाँ, ऑक्ट्रॉय की बजाय हमें कॉम्पेंसेट करना चाहिए था। तो शायद हाँ, जैसे एडवर्टाइज़मेंट टैक्सेस हैं या फिर जीएसटी का ही, जैसे जीएसटी में आप देखते हैं अगर आपके बिल पे एक एसजीएसटी होता है और एक सीजीएसटी होता है, हुँ, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के लिए कोई जीएसटी नहीं होता। हाँ, तो लोकल गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं मिल रहा है इससे जीएसटी की वज़ह से। तो स्टेट गवर्नमेंट जितना डिसाइड करती है वो मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और कई लोगों ने इसके ऊपर लिखा है कि जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर कर रही है जीएसटी का आमदनी, वैसे ही एक फिक्स्ड प्रतिशत शेयर होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट के साथ ही। तो शायद ओके, जैसे कि बात चल रही थी मुंबई और महाराष्ट्र सरकार के बीच की एसजीएसटी का कुछ 3, 4, 5% हिस्सा डायरेक्टली और प्रेडिक्टेबली मुंबई गवर्नमेंट को जाएगा। तो ऐसी कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं तो यही मामला होगा कि खैरात पे डिपेंडेंट है शहरी सरकार, राज्य सरकार की, और जब उनकी मर्ज़ी होगी तब अर्बन गवर्नमेंट्स को पैसा मिलेगा, जो कि काफ़ी खराब बात है। हाँ। तो इसमें फिर आगे मतलब और क्या हो सकता है कि ये तो उनके रेवेन्यू सोर्सेज़ कम हो रहे हैं, तो अल्टरनेट क्या बन सकता है? मतलब इसमें कुछ सजेशंस हैं इस रिपोर्ट में? हाँ। बिल्कुल, तो इस रिपोर्ट में भी सजेशंस है और मैंने भी इसमें लिखा था क्योंकि मैं बैंगलोर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो आर्थिक हालत है उस पे स्टडी कर रहा था। लेकिन 4-5 चीज़ें हैं जो शायद कई शहरों पे लागू होती है। तो एक तो नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जैसे कि अक्सर लोग अब टैक्स रेवेन्यू नई टैक्सेस तो रेज़ नहीं कर सकते क्योंकि जीएसटी आ गया है। लोकल गवर्नमेंट सिर्फ़ इतना कर सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके शहरों में हो, तो ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो उनके पास पैसा भी ज़्यादा आएगा। सिर्फ़ वही कर सकती है लेकिन नया टैक्स नहीं ला सकते वो। हुँ, तो एक ये चीज़ है। तो दूसरी जो रेवेन्यू हैंडल है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसको ठीक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या? फ़ीस, सरचार्ज, ये तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें पता है हमारी सरकारें फ्री में देती है जो कि नहीं हाँ, फ्री होनी चाहिए। जैसे कि पार्किंग चार्ज है। जो आपके सिंगापुर में तो होगा, काफ़ी तगड़ा पार्किंग चार्ज होगा हाँ। कारों उन्होंने का सेंट्रल उन्होंने तो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने हुँ। तो कहा हाँ, सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में तो आप एंटर करते ही तो ऑटोमैटिकली आपकी ऊपर आपको अंदर जाने का हुँ। भी एक चार्ज लग जाता है उस गाड़ी पे। हाँ, हाँ। हुँ। और उन्होंने तो गाड़ियों के ऊपर ही लगा दिया है कि आप ज़्यादा गाड़ी यहाँ खरीद बनाए हम उन्होंने ज़ीरो ग्रोथ इन कार्स का पॉलिसी हो हाँ, गया। पर हाँ, उसके लिए ठीक है, उनके हाँ। पास अच्छा वो भी है, तो ख़ैर हुँ।
पब्लिक हाँ, ट्रांसपोर्ट भी लेकिन है। वही जो हाँ, जो आपने बोला वो कंजेशन टैक्स है एक तरह का हाँ, कि हाँ, अंदर आते ही आपको फी देनी पड़ रही है। तो हुँ, खैर तो भारत के तो कई शहरों में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में पार्किंग भी फ्री होती है या उसका पैसा ही नहीं लेती गवर्नमेंट्स। तो वो एक चीज़ ज़रूरी है। तो ऐसे कई सारे नॉन टैक्स सोर्सेज़ हैं जिनको ठीक करें तो वो भी हिस्सा काफ़ी छोटा है। जैसे हम लोगों ने हाँ, बोला सिर्फ़ 0.2% ऑफ जीडीपी वो इस तरीके से आ रहा है, मतलब तकरीबन 20% उनकी आमदनी का तो हिस्सा नॉन टैक्स रेवेन्यू से, तो वो बढ़ा सकते हैं हम लोग आसानी से। एक वो है। दूसरा ये सॉल्यूशन राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। जैसे हम लोग हमेशा फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, तो हुँ, यूनियन फाइनेंस कमीशन की बात हम काफ़ी करते हैं, लेकिन जो राज्य सरकारों पर राज्य सरकार के लेवल पर भी एक फाइनेंस कमीशन होने की ज़रूरत है। लेकिन वो कुछ सरकारें करती हैं, कुछ नहीं करती हैं और वो आज तक ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सरकारें तो अभी तक पहले फाइनेंस कमीशन पर ही है जो कि अच्छा, आप हम लोग कौन से यूनियन फाइनेंस हम लोग 15वें यूनियन फाइनेंस कमीशन पर है। हाँ, लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन कुछ राज्य सरकारें 5वें फाइनेंस कमीशन पर है, कुछ हाँ, चौथे पे, कुछ तीसरे पे। तो ये जब तक नहीं होगा तो जैसे हमें पता है फाइनेंस कमीशन क्या तय करती है कि कितना जो टोटल रेवेन्यू है यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है टैक्सेस से वो किस तरीके से शेयरों बाँटा जाएगा सारे राज्यों के बीच में और केंद्र और राज्य के बीच में, ये दोनों डिटरमाइन करती है, वर्टिकल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। वैसा ही राज्य सरकार के लेवल पर भी होना चाहिए कि हुँ, कर्नाटक सरकार डिसाइड करेगी रायचूर को कितना मिलेगा, मैसूरू को कितना मिलेगा और हुँ, इन और क्या फॉर्मूला होगा। तो ये एक प्रेडिक्टेबल तौर पर से स्टेट फाइनेंस कमीशन को डिसाइड करना है, लेकिन उसमें भी अभी तक हम नहीं कर पाए हैं और ये भी एक काफ़ी बड़ी कमज़ोरी है। तो ऐसा होता है कि शहरी सरकारें अपना बजट बनाती हैं और स्टेट फाइनेंस कमीशन तो काफ़ी कम पैसा दे पाती है या कभी देते नहीं हैं, तो वो सीधा-सीधा ग्रांट पे डिपेंडेंट रहते हैं राज्य सरकारों के, जो कि हुँ, काफ़ी बुरी बात है। हुँ, तो ठीक है। ये दूसरी बात। तीसरा हम लोग देखें तो जो काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट के सिटी गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारा लैंड होता है इन सब जगहों हाँ, पर। तो वो रेंट आउट करें, भाड़े पे दे दें, तो उससे भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है। और चौथी बात है जो टैक्स रहता है शहरी सरकारों में वो सबसे बड़ा हिस्सा उसमें रहता है प्रॉपर्टी टैक्स का। तो हुँ, प्रॉपर्टी टैक्स को भी ठीक करने की काफ़ी ज़रूरत है। एक तो प्रॉपर्टी टैक्स ठीक से कलेक्ट नहीं होता वो अलग बात है, हाँ, लेकिन उसमें भी अलग-अलग चीज़ें इस रिपोर्ट में भी उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई थी जैसे एक वेकेंट लैंड टैक्स होना चाहिए कि अगर आपके पास ज़मीन है, लेकिन आप उस ज़मीन का फ़ायदा नहीं उठा रहे, उस पे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसके हुँ, ऊपर ज़्यादा रेट का टैक्स होना चाहिए। या हुँ, फिर ज़मीन पे ज़्यादा टैक्स होना चाहिए कंपेयर टू बिल्डिंग्स। राइट, तो ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है, ख़ैर लेकिन ये इन सब पर डिस्कशन होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहली बात है कि डेटा ही नहीं था अपने पास, अब पहली बार डेटा है जो कि और एक चीज़ है जैसे स्टैम्प ड्यूटी, आपको पता है कि स्टैम्प ड्यूटी हम लोग देते हैं जब भी कुछ फ्लैट खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन ये स्टैम्प ड्यूटी भी स्टेट गवर्नमेंट्स को जाती है, शहरी सरकारों को नहीं जाती और फिर तो इसमें भी लोग बोलते हैं कि जैसे स्टैम्प ड्यूटी का सीधा-सीधा एक प्रतिशत अच्छा, शेयर डिसाइड होना चाहिए, तो हुँ, काफ़ी स्वाभाविक सा लगता है, लेकिन वो भी अभी नहीं है। और चौथा जीएसटी शेयर जो है वो भी डिटरमिन होना चाहिए कि आप अगर राज्य सरकार और शहरी सरकार के बीच किस तरह शेयर होगा ये। तो ये सब चीज़ें और आखिरी तो लॉज़ जो हैं रेगुलेट करने के बिज़नेसेस को, वो भी काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो इसकी वज़ह से कई बिज़नेसेस बनाते हैं अपना बिज़नेस तो चलाते ही हैं शहरों में, लेकिन फिर वो टैक्स नहीं देते और करप्शन होता है उसकी वज़ह से। क्योंकि जैसे ट्रेड लाइसेंस फ़ी जो है, वो काफ़ी कम है। हुँ, बैंगलोर जैसे शहर में भी काफ़ी कम हिस्सा है। तो अगर हम लोग वो लॉ सिम्प्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा ट्रेड लाइसेंस लोग मतलब औपचारिक तौर से पे करेंगे और वो सरकार के जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें दर्शाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये रिपोर्ट भी बताती है और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी है, लेकिन हम लोग काफ़ी दूर हैं वो सब इम्प्लीमेंट करने में। इसमें मैं एक कुछ जोड़ना चाहती थी। मैं पढ़ रही थी कि 15th फाइनेंस कमीशन ने इस टाइम कुछ उन्होंने अभी अपना जो शेयर है लोकल अर्बन गव बॉडीज़ के लिए वो बढ़ाया है
और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग 2 कंडीशंस लगाई हैं उसके साथ कि अ, ग्राम पंचायत वाली जो लेवल की बॉडीज़ हैं, उसमें से कम 25% बॉडीज़ को अपने ऑडिटेड रिज़ल्ट्स अपनी ऑडिटेड अकाउंट्स और या तो पिछले साल के प्रोविज़नल अकाउंट्स ऑनलाइन रखने पड़ेंगे, तभी उस हुँ, स्टेट को वो ग्रांट जो एडिशनल ग्रांट है वो मिल पाएगी। ताकि हुँ, वो मतलब बेसिकली वो पुश कर रहे हैं स्टेट्स को कि तुम अपनी ये हिसाब-किताब थोड़ा ठीक करो और उसको ऑनलाइन रखो, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ। तो उन्होंने इस ग्रांट को उसके साथ थोड़ा जोड़ा है। और हुँ, एक क्लॉज़ उन्होंने बोला है कि अर्बन बॉडीज़ के लिए उन्होंने बोला है कि अ, दे उनको कुछ फ्लोरिंग डिसाइड करना पड़ेगा अपने प्रॉपर्टी रेट्स के लिए और फ्यूचर में अपने प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो उसके साथ उन्होंने उसको जोड़ा है कि बिकॉज़ वो चाहते हैं कि उन्होंने ग्रांट बढ़ा दी है तो ये ना करे गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ कि भई अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ग्रांट्स मिल रही हुँ, हैं। तो वो बोल रहे हैं हुँ, कि तुम पुश करो, तुम अपना प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाओ। हुँ, और हुँ, इंटरेस्टिंगली मैं थोड़ा-सा ये भी देख रही थी कि यही रिपोर्ट में कुछ-कुछ टेबल्स दिए थे बाकी की स्टेट वाइज़ उनके कहाँ-कहाँ एक्सपेंडिचर और कहाँ-कहाँ रेवेन्यू कलेक्शन है। तो उसमें देख रही थी बहुत सारे स्टेट में वाटर जैसे हम ये पिछले टाइम डिस्कस कर रहे थे कुछ पुलियाबाज़ी एपिसोड पहले कि वाटर का तो काफ़ी उसमें वाटर का बिल्कुल चार्ज नहीं था, वाटर और सैनिटेशन के कोई हुँ, कलेक्शन ही नहीं हो रहा था। तो हुँ। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि धीरे-धीरे स्टेट्स को उस जो स्टेट्स नहीं कलेक्ट कर रहे हैं उनको वो भी एक तरीके हैं उनके लिए धीरे-धीरे लगाने के लिए। हाँ, बिल्कुल नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत है। हर चीज़ की मतलब अगर कमी होगी उसकी तो उसके ऊपर एक कीमत लगाना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी वेस्टेज होती है, तो पता है हमें इकोनॉमिक्स की वजह से। तो एक अच्छा प्रिंसिपल जो लोग कहते हैं अर्बन लोकल फाइनेंस में कि 3 सर्कल आप माने कि दोज़ हू डिसाइड, दोज़ हू पे एंड दोज़ हू बेनिफिट। तो इन तीनों में जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा, उतनी ज़्यादा बेहतर अवस्था होती है। तो अभी की हालत तो अलग है ना, कोई और ही पे कर रहा है कोई और डिसाइड कर रहा है और बेनिफिट उसका किसी और को मिल रहा है। तो उस वजह से चीज़ें गड़बड़ होती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि लोकल तौर पे अगर लोग अपने सर्विसेज़ को खुद पे कर रहे हैं, तो हुँ, फिर सीधी-सीधी बात है ना, अगर मुझे फ़ायदा मिल रहा है और मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं उस पे ज़्यादा ध्यान भी दूँगा। हाँ, तो और वो अर्बन बॉडी के पास भी ज़्यादा सस्टेनेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा और वो मोर प्रेडिक्टेबल तरीके से फिर अपना प्लानिंग कर पाएगी और हमें बेटर सुविधा पहुँचा पाएगी बेसिकली। बिल्कुल। बिल्कुल, तो इसी नोट पे हम अपनी पुर्ज़ियाबाज़ी आज एंड करते हैं। बिल्कुल, तो आप भी बताइए आपको क्या लगता है? ये रिपोर्ट वैसे हम लोग लिंक करेंगे, आप ज़रूर पढ़िए उसे जैसा कि हमने कहा कि इस इस तरीके की डेटा थी ही नहीं सरकार के पास और अभी सरकार ने रिलीज़ की है तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा सेट है ये और आरबीआई ने ये भी कहा है कि ये वार्षिक तौर पर रिलीज़ करेंगे वो, तो साल दर साल जब ये डेटा आएगा तो हमें पता पड़ेगा कि कहाँ पर खामियाँ हैं और कैसे हमारी शहरी सरकारों को और सुदृढ़ किया जा सकता है। तो आप भी पढ़िए, बताइए और पुलियाबाज़ी से जुड़े रहिए। शुक्रिया। शुक्रिया। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On What the Hell Navya, Shweta Nanda, Jaya Bachchan, and Navya Naveli Nanda talk about the portrayal of women in different spaces like their homes, at work, online, in pop culture, and more. On Paisa Vaisa, Anupam talks about bad debts, credit card loans, and consumer loans in India to Ritesh Srivastav, founder of Free.care. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss the amendment dealing with the reservation for the EWS and how the Supreme Court ruling might change things for reservations in India. On the Filter Coffee podcast, Karthik talks to Harsh Songra, founder of My Child app. They discuss AI technologies, DALI, OpenAI, and tech space future. And on Smarter with Sid, Siddharth helps us understand how to handle the transition period in your professional and personal life. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some exciting stuff for you over there. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you like our shows, spread the word. Tell your friends and don't forget to rate and review them wherever you're listening. You'll also find our shows on YouTube at youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week.
Bumble, Heads Up for Tales, Kotak Privy League program, and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible.